हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने सबसे पहले जो कवर किया था समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, फिर हमने उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कवर किया, उसके बाद हमने NRLM को कवर कर लिया और उसके बाद हमने मनरेगा वाले पार्ट को चालू किया था जिसमें 2 क्लास को हमने कवर कर लिया है। आज हम मनरेगा का आखिरी वीडियो देख रहे हैं। इसमें कुछ मैं मनरेगा योजना के अंतर्गत क्या क्या भुगतान की नई प्रणाली आई है, क्या क्या नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत, ये वाला पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन पेपर में इस पार्ट से क्वेश्चन, क्योंकि नया नवाचार हो रहा है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप वीडियो के नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए, क्योंकि ये पार्ट, चाहे वो ग्रामीण विकास वाला पार्ट हो चाहे आजीविका वाला पार्ट हो, बहुत दिखने में सिलेबस बहुत छोटा है लेकिन वास्तविक में ये सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको इन चीजों को याद करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और ये समय जो है, आप डेटा जैसे जैसे आप योजनाएं पढ़ते जाएंगे आपके पास डेटा की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आपको याद करने में भविष्य में परेशानी होगी। तो आप अभी से अगर किसी योजना को साथ में पढ़ते हुए जा रहे हैं तो उसका बार बार रिवीजन करना भी चालू कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में जब आप नोटिफिकेशन आए तो आप जो है आधी जनसंख्या जो पेपर देने वाली उससे वैसे ही आगे रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था वहां पर कि अगर मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर शिशु गृह को बनाना है तो वहां पर 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होते हैं तो वहां पर शिशु गृह बना सकते हैं, यानी क्रेच बना सकते हैं। लेकिन उसमें सुधार कर लीजिएगा, वहां पर 5 वर्ष नहीं, वहां पर 6 वर्ष कर लीजिएगा। अगर किसी कार्यस्थल पर 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होते हैं तो वहां पर शिशु गृह बनेगा। तो इसको सुधार कर लीजिएगा, ये अपडेट है, क्योंकि पहले दिशा निर्देश में 5 वर्ष वाला था लेकिन नए दिशा निर्देश में आयु 6 वर्ष कर दी गई है। तो 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होंगे तो वहां पर शिशु गृह को बनाया जाएगा उस कार्यस्थल पर। तो ये अपडेट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ पर मैं कुछ डेटा जो है करंट के डेटा छोड़ा हुआ हूं, उसके छोड़ने के पीछे का कारण यहाँ पर मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि वो डेटा जो है अभी आने वाला है नया। तो हम पुराने डेटा को याद करेंगे वो कोई मतलब नहीं है। जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है वो केवल सितंबर 2021 तक दिया है और अभी देखिए वित्त वर्ष पूरा हो चुका है तो नया डेटा आने वाला है। तो जब आपका पेपर होगा तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे नहीं बल्कि नया डेटा पूछा जाएगा, क्योंकि अपडेट डेटा आ गया रहेगा। तो वो डेटा को रटने से कोई मतलब नहीं है। जो नया डेटा जब आएगा तो आप ये, जब हमारी आज की क्लास खत्म होगी उसके बाद एक पेज छोड़ के नया जो मैं क्लास करूंगा तो उसको आप वहां से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेज छोड़ दीजिएगा तो जहां पे आज हमारी क्लास खत्म होगी। उसके बाद जब भी वो अपडेट आ जाएगा, नया डेटा आ जाएगा, हम उसको वहां पर एक पेज में नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कैसा होता है वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मनरेगा योजना के अंतर्गत भी सामाजिक अंकेक्षण को पूछा जाता है। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट एक अलग से टॉपिक भी है, लेकिन मनरेगा योजना के अंतर्गत भी सामाजिक अंकेक्षण होता है, वो वाला पार्ट भी हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जब ये हमारी क्लास खत्म हो जाएगी एक पेज छोड़ दीजिएगा, नया डेटा जैसे ही आएगा वहां पर अपडेट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन्नति परियोजना क्या है। तो उन्नति परियोजना दिसंबर 2019 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना। देखिए, जैसे कि हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार भारत सरकार उपलब्ध कराती है किनको, जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है, यानी उनके पास कोई विशेष आप बोल लीजिए उपाधि नहीं है, विशेष कौशल नहीं है किसी कार्य को करने के लिए। तो अगर आप देखिए पूरे साल में अगर आप मनरेगा योजना को फॉलो करते हैं तो पूरे साल में किसी परिवार को 100 दिन का रोजगार बस मिलता है, क्योंकि वो अकुशल श्रम कर रहे हैं, किसी में कुशलता हासिल नहीं है उनको। तो उन्नति परियोजना क्या है? अब मनरेगा योजना के अंतर्गत जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको कौशल परीक्षण दिया जाएगा, यानी जो अब मनरेगा योजना के अंतर्गत उनको 100 दिन का टेम्पररी रोजगार प्राप्त हो रहा है, अब उनको कौशल परीक्षण दे के वो मनरेगा योजना के ऊपर डिपेंड ना रहे। मनरेगा के अलावा अगर उनको और कौशल परीक्षण, क्योंकि अभी तक तो वो अकुशल श्रम कर रहे हैं, अब उनको किसी कार्य में पारंगत बना दिया जाएगा तो उनको परमानेंट रोजगार मिलेगा।
ठीक है, जो अभी तक टेम्पररी रोजगार मिल रहा है 100 दिन का, अब इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार का ये प्लान है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जो अकुशल श्रम कर रहे हैं जितने भी श्रमिक, उनमें से जो कौशल निर्माण के लिए इच्छुक है उनको कौशल परीक्षण दिया जाएगा, ताकि अब वो मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभ ना पाकर अपना परमानेंट रोजगार पाले, या तो खुद का उद्यम लगा ले या किसी कंपनी में जाकर या जिसमें भी वो रोजगार पाना चाह रहा है उसका प्रशिक्षण लेके वहां पे रोजगार हासिल कर ले। तो उन्नति परियोजना क्या है? दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने चालू की। लक्ष्य मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना, ताकि वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सके। यानी वर्तमान में जो टेम्पररी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो टेम्पररी से हटके परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पा सके, तो आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सके, वही है उन्नति परियोजना का लक्ष्य। तो मनरेगा योजना में आत्मनिर्भरता को घटाने के लिए उन्नति परियोजना लाई गई है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मनरेगा योजना में आत्मनिर्भरता को घटाने के लिए कौन सी परियोजना भारत सरकार द्वारा चालू की गई? तो उन्नति परियोजना। क्लियर है? एक बार मैं और बता देता हूं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जो श्रमिक कार्य करते हैं वो अकुशल श्रम करते हैं, अब उन श्रमिकों को कौशल परीक्षण दिया जाएगा, ताकि वो जो टेम्पररी कार्य कर रहे हैं 100 दिन का रोजगार साल में पा रहे हैं, वो परमानेंट कार्य करें और परमानेंट रोजगार पाए, जैसे उसका परिवार के आजीविका के साधन और बढ़ जाए। जो अभी तक 100 दिन काम करके परिवार पैसा कमा रहा था वो 365 दिन काम करेगा तो उनके पास आजीविका के साधन बढ़ जाएंगे। क्लियर है? सेकंड है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली या NEFMS, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली, तो ये क्या है? ये है निधि प्रवाह प्रणाली को और अधिक सरल बनाने के लिए जून 2016 से चालू किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? भारत सरकार के द्वारा जो भी मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी जो बिचौलिए उनको हटा दिया गया, अब जो श्रमिक काम कर रहे हैं वो श्रमिक काम करेंगे अपना मास्टर रोल में, अपना जो भी काम किया रहता है उसको पंजीयन करेंगे, यानी वो रोज आ रहे अपना अटेंडेंस लगाएंगे। जैसे उनका रोजगार पूर्ण होता है साप्ताहिक आधार पर उनको पैसा दिया जाता है, मैक्सिमम 15 दिन में पैसे दे दिए जाते हैं, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस योजना के इस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो जनवरी 2016 से चल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी जो है सीधा जो भी कमाई होती है मजदूरों की डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो अपने जो भी पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है वो घर बैठे उसको देख भी सकते हैं कि कितना पैसा उनके अकाउंट में मजदूरी कब आया, कितने दिन में आ रहा, सब उनको वहीं पर पता चल जाएगा मजदूरों को। क्लियर है? तो ये है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि फंड प्रणाली NEFMS। अगला है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जिसको बोला गया सिक्योर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जिसको बोला गया सिक्योर। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। मान लीजिए मनरेगा योजना कार्यों के अनुमान गणना हेतु बनाया गया है। यह अनुमान प्रत्येक राज्य, जिला व ब्लॉक में दर्ज किए गए मानक दर व कार्य के नमूने पर आधारित होता है। मान लीजिए इस सिक्योर ऐप का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी ग्राम पंचायत में किसी काम को आवंटित करना है, ठीक है, तो आप जो है इस सिक्योर ऐप में जाएंगे और सिक्योर ऐप में जाकर देखेंगे कि फलाना राज्य में, जो भी राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य में वर्तमान उस जिले में और उस जिले के उस ब्लॉक में मान लीजिए तालाब खोदना है, वो तालाब कितना गहरा खोदना है वो आपको पता ही है, वो ठीक है, या तालाब को कितना गहराई में खोदा गया है वो आपको पता चल जाता है मनरेगा के काम के जरिए। कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो भी आपको पता चल जाता है। तो और उसके आधार पर आप पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर निकाल सकते हैं कि उस कार्य को करने में कितना पैसा लगा होगा। ठीक है, यानी एक पारदर्शिता लाने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। इसके मतलब से आप भी जो है, जो वहां के अधिकारी रहते हैं, इस जो मनरेगा के अंतर्गत काम करवा रहे हैं, वो इस एप्लीकेशन का प्रयोग करके एक एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं कि उस कार्य को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी और कितना पैसा खर्चा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी जनपद में एक कुआं खोदने का कार्य दिया गया, तालाब खोदने का, तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि तालाब की गहराई इतनी होनी चाहिए, तो उस गहराई को खोदने में आपको काम को इतने दिन में पूर्ण कर लेना चाहिए, वहां पर आपको इतने लोगों को अपने काम पे लगाना है।
तो इसके अंतर्गत वहां पर आप ये एक सिक्योर ऐप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी अधिकारी है वो ये देखते हैं कि यहाँ पर इतनी खुदाई करनी है, इतने लोगों को रोजगार देना, तो इतने लोग इतनी खुदाई करने में कितना समय लेंगे, तो वो पूरा ऐप में यहाँ पर फिट करने से आपको पता चल जाएगा कि उस तालाब को खोदने में वास्तविक खर्च कितना आएगा। तो जितना भी खर्च आएगा वो जो है गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है, एक एस्टिमेट बना के उतना पैसा वहां से आपको भेजा जाता है। क्लियर है कि वहां पर उस तालाब को खोदने में कितना खर्च आएगा। तो सिक्योर ऐप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें मनरेगा कार्यों के अनुमान गणना हेतु बनाया गया है। यह अनुमान प्रत्येक राज्य, जिला व ब्लॉक में दर्ज किए गए मानक दर व कार्य के नमूने पर आधारित होता है। तो समझ आ गया, यानी मान लीजिए किसी गांव में कोई आपको तालाब खोदना है, यानी वहां पर तालाब खोदवाने का काम करवाया जा रहा है मनरेगा के मजदूरों द्वारा, तो वहां पर एक अनुमान इस एप्लीकेशन के तहत लगाया जाता है कि उस तो तालाब को खोदने में कितने गहराई में तालाब खोदना है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो वो उसके तहत हमको वो ये ऐप बता देता है कि कुल खर्चा कितना आएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैसे मजदूरी दर 204 रुपए प्रतिदिन है, वैसे हर राज्य की अलग अलग है, और वहां पर कुछ जो सामग्री खरीदनी है उसका मूल्य भी हर राज्य में अलग अलग रहता है। जैसे सीमेंट जो है छत्तीसगढ़ में अलग रेट में मिल रहा है, एमपी जाएंगे तो अलग रेट में मिलेगा। तो वो दरों को हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके ये ऐप बता देता है कि एस्टिमेट खर्चा आपका कितना आने वाला है उस तालाब की खुदाई में। तो जितना खर्चा आएगा उतना एस्टिमेट जो है यही इसी ऐप के जरिए ऊपर लेवल में चले जाता है, प्रशासनिक लेवल में भी यहीं से पूरा जो एस्टिमेट जाता है वहीं से पूरा कैलकुलेशन जो जाता है वो प्रशासनिक लेवल में यहीं से प्रमाणित करके पैसा सैंक्शन कर दिया जाता है। क्लियर है। तो सिक्योर ऐप का संबंध सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट सिक्योर। ठीक है, सिक्योर इस पूरे का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सिक्योर, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं जियो मनरेगा। जियो मनरेगा 2016-17 से चालू हुआ है। इसके अंतर्गत प्रभावी निगरानी, बेहतर स्पष्टता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारी सैटेलाइट छोड़ी गई है, ठीक है, सैटेलाइट जो छोड़ी गई है उसके माध्यम से जहां पर कार्य किया जाना है उसकी फोटो ली जाती है, ठीक है, और उस फोटो के जरिए अक्षांश, देशांतर सब में एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है सैटेलाइट के माध्यम से कहां पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर जियो टैगिंग के जरिए क्या होता है, उस साइट की 3 फोटो ली जाती है। मतलब 3 चरणों में ये प्रक्रिया जियो टैगिंग की होती है। सबसे पहले काम चालू होने के पहले उस साइट की 2 फोटो ली जाती है सैटेलाइट के माध्यम से। जब काम चलता रहेगा तब 2 फोटो ली जाएगी, और जब काम पूरा हो जाएगा तब 2 फोटो ली जाएगी, ताकि और जब ये जैसे ही आप ये मतलब एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे जियो टैग के जरिए, जियो मनरेगा के जरिए क्या करते हैं, उस सैटेलाइट के माध्यम से एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया जाता है जहां पर ये कार्य हो रहा है। अब वो फोटो ले लेते हैं, उनको मतलब डायरेक्ट लोकेशन पता चल गई कि वहां पर काम कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो समय समय पर वहां पर निरीक्षण के लिए जब अधिकारियों को भेजा जाता है तो इस जियो टैग के जरिए मतलब उनको लोकेशन भेज दिया जाता है कि फलाना जगह आपको निरीक्षण के लिए जाना है। क्लियर है। तो ये जियो टैग क्या है, ये लोकेशन आपको पता लगा लेता है, और सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर फोटो ली जाती है, उस 2 फोटो ली जाती है, हर चरण की 2 फोटो ली जाती है, ताकि कार्य की प्रगति को वहां पर ऑफिस से बैठे हुए भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो वहां पर जब काम चालू नहीं हुआ था तब वो क्षेत्र कैसे दिखता था, अब काम चालू हो गया तो वो क्षेत्र वर्तमान में कैसे दिख रहा है, और जब काम पूरा हो गया तब कैसे, तो काम ठीक से हुआ है कि नहीं, ये सब किया है वो जियो टैग के माध्यम से पता लगा लिया जाता है। क्लियर है। तो जियो मनरेगा 2016-17 को प्रभावी निगरानी, बेहतर स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए चालू की गई है। मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियां, यानी जो संपत्ति बनाई जा रही है मनरेगा के तहत, चाहे रोड हो, तालाब हो, जो भी हो, कि जियो टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, यानी जियो टैगिंग, एक फोटो ली जाती है सैटेलाइट के माध्यम से और उसको नाम दे दिया जाता है कि ये जगह फलानी लोकेशन में है। क्योंकि फोटो लेगा तो कैमरे में, आप भी अपने कैमरे से फोटो लेके देखिए तो कई बार उसमें लोकेशन वाला ऑप्शन आता है कि आप फोटो ले लेंगे तो डायरेक्ट नीचे लोकेशन लिखा आ जाता है, टाइम लिखा जाता है कब फोटो लिए। तो वैसे ही ये सैटेलाइट के माध्यम से जियो टैग यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, जियोग्राफिकल टैगिंग बोला जाता है इसको। तो ये 3 चरण में होता है, कार्य शुरू करने से पहले, कार्य के दौरान, कार्य पूरा होने पर। तो प्रत्येक चरण के 2 गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफ लेकर जियो टैग किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर जियो टैग, जैसे मैंने आपको बताया
कि कार्य शुरू करने से पहले फोटो ले रहा है, कार्य के दौरान, कार्य पूरा होने पर फोटो ले रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये फोटो ले रहा है उसके बाद जैसे ही कार्य पूरा होने या कार्य के बीच में ही पता चलता है कि कार्य कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तो जैसे ही इसकी गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी निगरानी करानी चाहिए तो गवर्नमेंट ये लोकेशन जो है वो अधिकारियों के साथ शेयर करती है। अब अधिकारी जो है वहां पर परीक्षण करने जाते हैं, निगरानी करने जाते हैं कि वहां पर एक्चुअल में वो काम सही तरीके से हुआ है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं। और जो अधिकारी वहां पर काम करने, निगरानी करने जाता है वो अपनी रिपोर्ट बनाता है कि वहां पर ये फलाना फलाना काम कंप्लीट हुआ है, उसकी गुणवत्ता क्या, पूरी रिपोर्ट बनाकर वो अधिकारी क्या करता है, क्षेत्र अधिकारी ऐप में उसको लोड कर देता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। तो क्षेत्र अधिकारी ऐप 21 मई 2021 को प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक समय आधारित निरीक्षण व साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग। जैसे कि मैंने बताया जियो मनरेगा के तहत क्या होता है, जियो टैग कर दिया जाता है, लोकेशन जो है उसकी डायरेक्ट फोटो ले ली जाती। पहले तो केवल फोटो लेकर ही उसका निरीक्षण कर ले रहे थे, अब क्या करते हैं, कभी भी तत्काल समय में किसी अधिकारी को वहां पे निरीक्षण के लिए भेज देते हैं और वो अधिकारी निरीक्षण करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट है क्षेत्र अधिकारी ऐप में भेज देता है और वहीं पर गवर्नमेंट जो है आराम से उसकी रिपोर्ट को वहीं पर पूरा सर्च करके क्या रिपोर्ट है उसके आधार पर पैसे सैंक्शन कर देती है काम कंप्लीट होने के बाद। तो ये 21 मई 2021 से प्रारंभ हुआ है। ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक समय आधारित निरीक्षण व साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग करने के लिए क्षेत्र अधिकारी ऐप लागू किया गया। इसके अलावा 2017-18 में जन मनरेगा ऐप भी लाया गया है। जन मनरेगा ऐप क्या होता है, जिसमें मान लीजिए मनरेगा के तहत आपके गांव में कुछ काम हो रहा है, उस गांव में जो काम हो रहा है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जन मनरेगा ऐप में जाकर अपनी शिकायत यहाँ पर या फीडबैक आपका कि अच्छा हो रहा है तब भी आप बता सकते हैं, बुरा हो रहा है तब भी फीडबैक आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर पारदर्शिता लाने के लिए जन मनरेगा ऐप 2017-18 में लाया गया है। अगर मान लीजिए आप बुरा फीडबैक दे रहे हैं तो तत्काल उसका निरीक्षण कराने के लिए टीम भेज दी जाती है और वो टीम अपना क्षेत्र अधिकारी ऐप में अपनी रिपोर्ट भेजती है। क्लियर है, तो याद रखिएगा जियो मनरेगा के तहत जियो टैगिंग की जाती है किसी भी क्षेत्र की, उस क्षेत्र की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली जाती है और वहां पर उसका फोटो खींचकर जो है उसकी वास्तविक स्थिति देखते हैं कि काम कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तत्काल निरीक्षण के लिए अगर अधिकारी को भेजेंगे तो अधिकारी अपनी रिपोर्ट कहां देगा, क्षेत्र अधिकारी ऐप में। अगर जनता को अपना फीडबैक देना है मनरेगा के अंतर्गत जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है कि नहीं, तो अपना फीडबैक जन मनरेगा ऐप में देंगे। तो ये चालू है 2016-17 में, 2017-18 में जन मनरेगा ऐप, क्षेत्र अधिकारी ऐप 21 मई 2021 से चालू है। अगला देखते हैं युक्त धारा। युक्त धारा क्या है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र इसरो के द्वारा ये जो है युक्त धारा जो है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र को स्थापित किया गया है। इसकी 23 अगस्त 2021 से यहाँ पे पंचायत स्तरीय योजना बनाने में मदद की जाती है। तो युक्त धारा ऐप क्या है या युक्त धारा क्या है, एक रिमोट सेंसिंग केंद्र है जो इसरो के द्वारा स्थापित किया गया। नहीं, यहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से देखा जाता है। मान लीजिए कई ऐसे पंचायत हो सकती है जहां पर अभी मान लीजिए तूफान आए हैं या बाढ़ आई है, ठीक है, बाढ़ आई है तो वहां पर देखेंगे कितने एरिया में बाढ़ आई है, बाढ़ आने के बाद वहां पर कैसे उसका निपटान किया जा सकता है। मनरेगा के मजदूरों को वहां रोजगार देकर बाढ़ नियंत्रण का भी काम करवाया जाता है। सूखा पड़ गया तो सूखा के निपटारे के लिए कैसे, तो सैटेलाइट के माध्यम से इसरो की मदद लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर पंचायत में निगरानी रखती है कि उस पंचायत में क्या चीज की कमी सैटेलाइट के माध्यम से देखा जाता है और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको निपटाने के लिए युक्त धारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र जो इसरो के द्वारा स्थापित है 23 अगस्त 2021 से पंचायत स्तरीय योजना बनाने में मदद करता है। यानी उस पंचायत में क्या कमी है हम सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे और उस तरीके से गवर्नमेंट कार्य वहां पर आवंटित करेगी, वहां पे जो मजदूर है उनको कार्य आवंटित किया जाएगा कि वहां पर क्या क्या काम करवाना है। कहीं पे तालाब की कमी, सूखा पड़ा है तो तालाब खुदवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, जो भी है, सिंचाई के साधन की कमी है तब भी वहां पे नहर निकलवाना है, जो भी करना है वो सब इसके सैटेलाइट के माध्यम से देख के इसरो की मदद से वहां पर जो योजना बनाई जाती है पंचायत स्तर पर। क्लियर है। अगला है मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का रैंक 5वां है 2021-22 में। यानी मनरेगा के तहत जो रोजगार उपलब्ध कराया गया 100 दिन के रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का रैंक 5वां है। छत्तीसगढ़ में 5,54,322 परिवार ऐसे हैं जिनको वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे 100 दिन का रोजगार मिला है। तो 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का रैंक 5वां है, पहले स्थान पर राजस्थान है।
क्लियर है? तो फिर से बता रहा हूं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का पूर्ण रोजगार, क्योंकि भारत सरकार 100 दिन की गारंटी देती है, तो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का रैंक 5वां है। 5,54,322 परिवारों को छत्तीसगढ़ ने 100 दिन का रोजगार दिया है वित्त वर्ष 2021-22 में, पूरे 100 दिन का रोजगार मिला है। इसके अलावा कई परिवार ऐसे भी होंगे जिनको 50 दिन का मिला, 32 दिन का, तो वो नहीं गिन रहे हैं। यहाँ पे पूरा 100 दिन का रोजगार किसको मिला, उनमें में छत्तीसगढ़ का रैंक 5वां है। क्लियर है? पहले स्थान पर राजस्थान है। वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है उसमें मनरेगा योजना के लिए 73,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपए की राशि बजट में मनरेगा योजना के लिए दी गई है। क्लियर है? इसके अलावा आप एक पे छोड़ दीजिएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो करेंट डेटा आएगा कि कितने महिलाओं को रोजगार मिला, कितने लक्ष्य रखा गया था, कितने के लक्ष्य की पूर्ति हुई कि नहीं, जो नया डेटा आएगा हम उसको अपडेट करेंगे। पुराना डेटा यहाँ पे मैं पढ़ा दूं तो कोई मतलब नहीं है, नया डेटा आएगा तो मैं उसको अपडेट करवाऊंगा। तो एक पे छोड़ के रखिएगा, अगली क्लास में जब हम आएंगे तो मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है वो हम पूरा पार्ट कवर कर लेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में कुछ नई चीज जानने के लिए मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।